हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? एक बार ऑडियो वीडियो का कंफर्मेशन दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। एक बार ऑडियो वीडियो का कंफर्मेशन दीजिए, फिर ओके सर। तो करंट अफेयर डिस्कशन चल रहा है अप्रैल का। इस वीक में ही हम अप्रैल का कंप्लीट कर लेंगे और फिर मई का स्टार्ट करना रहेगा, है ना? चलिए, तो देख लेते हैं गाड़ी कहाँ तक पहुंच गई। आई थिंक 70 क्वेश्चंस हो गए थे पिछली क्लास से। एक दो पिछले क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, फिर हम आज के क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं, ये तो अभी नहीं हुआ है, ये आज कराना है। हाँ, एक ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया था, इसमें ज्यादातर लोग गलती करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज रिलीज नेशनल करिकुलम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन? हाँ जी, नेशनल करिकुलम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टाइटल्ड आधारशिला फॉर लर्निंग इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 year ओल्ड इन आंगनबाड़ी। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, इसका आंसर बताइए जरा। इसका आंसर पिछली क्लास में डिस्कस किया था। करेक्ट आंसर था मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन क्या था सर? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 70 था लास्ट। हम्म लास्ट क्वेश्चन ये था आपका, इंडिया फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। इसका करेक्ट आंसर था आपका विजिंजम पोर्ट। ये आपका करेक्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 70। इसके आगे आज स्टार्ट करना है। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा था, क्वेश्चन नंबर 71। क्या कह रहा है? Which of the following companies has introduced Vasa 1 AI model? ठीक है, which of the following companies has introduced Vasa 1 AI model which can produce hyper realistic talking faces from just a single portrait photo? आपने देखा होगा अभी, मतलब इस तरह का एक एआई फीचर डेवलप हुआ है। आपका एक स्टैटिक फोटो होगा, उससे बात करता हुआ एआई वीडियो बन रहा है आजकल। तो ये जो आपका पोर्टल है, ये जो मॉडल है वासा वन एआई मॉडल, ये भी यही करता है। इट इज हाइपर रियलिस्टिक। ठीक है, ऑलमोस्ट ऐसा लगेगा कि वो रियल है। आपको ये आइडेंटिफाई करने में काफी दिक्कत होगी कि ये फेक है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल हाइपर रियलिस्टिक टॉकिंग फेसेस जनरेट कर सकता है फ्रॉम जस्ट अ सिंगल पोर्ट्रेट फोटो। तो ये जो वासा वन एआई मॉडल है, किसने रिलीज किया है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, पीडीएफ के लिए मैं कई बार बता चुका हूँ। पीडीएफ का जो लिंक है वो आपका, ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब में अपलोड होती है, उसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाता है। उसके बाद अगर फिर भी दिक्कत हो रही है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पे 9990784642। फिर भी नहीं मिल रहा है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पे। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए सर। कमेंट्स नहीं आ रहे क्या आप लोगों के? अब आए। वासा वन एआई मॉडल विच कैन प्रोड्यूस हाइपर रियलिस्टिक टॉकिंग फेसेस। तो ये किसने डेवलप किया है? हम्म, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट। तो ये जो मॉडल है वो किसने डेवलप किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। अब उसमें कोडिंग आपसे नहीं पूछेगा, बस सिंपल इसी तरह का सवाल आएगा कि मॉडल का नाम दे देगा वासा वन एआई मॉडल,
और पूछ लेगा अच्छा बताओ किस कंपनी ने डेवलप किया, तो कंपनी का नाम पता होना चाहिए, तो दैट इज माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। Recently 2024 Ocean Decade Conference was organized at which of the following places? London, Barcelona, Paris, New Delhi. 2024 Ocean Decade Conference was organized at which of the following places? बताइए सर। लंदन, बार्सिलोना, पेरिस, न्यू दिल्ली। ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस। ओके, करेक्ट आंसर इज बार्सिलोना, स्पेन। ठीक है, बार्सिलोना में इसका आपका ऑर्गेनाइज हुई थी ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस। ये है किससे रिलेटेड सर? जो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्पेन की सरकार और यूनेस्को का इंटर गवर्नमेंटल और ओशियनोग्राफिक कमीशन, इन दोनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज की थी। इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है इस कॉन्फ्रेंस का, टू रिव्यू द प्रोग्रेस made in achieving the goals of the UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development and to further cooperation among the stakeholders। ठीक है, यानी ओशियंस को और बेटर करने के लिए, उनका एनवायरमेंट इकोसिस्टम को बेटर करने के लिए ये आपका जो कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज की गई थी। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, बस सवाल इतना ही ध्यान रखना ये कॉन्फ्रेंस कहाँ ऑर्गेनाइज हुई थी। ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछेगा। नेक्स्ट आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 73। As per recently released Patenting Trends in India Report 2024 by NASSCOM, which of the following states has filed the maximum number of patents during financial year 2023? देखो ये पेटेंट डिफाइन करने वाली रिपोर्ट है। ठीक है, नास्कॉम ने एक रिपोर्ट निकाली है पेटेंटिंग ट्रेंड्स इन इंडिया। तो ये पेटेंट्स का आइडिया लेती है कि देश भर में कितने पेटेंट्स फाइल किए गए। पेटेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई भी एक नई टेक्नोलॉजी आप डेवलप कर रहे हो, कोई भी नई डिजाइन आप डेवलप कर रहे हो, तो हो सकता है कल उसका कोई कॉपी कर ले, तो आप कैसे क्लेम करोगे कि ये डिजाइन आपने बनाया है? तो जब भी आप कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नई थ्योरी डेवलप करते हो, तो आप उसको क्या करते हो? रजिस्टर कराते हो। ठीक है, इसकी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहां आप उसको अपने नाम से रजिस्टर कराते हो। तो उसके बाद अगर कोई क्लेम करेगा भी कि नहीं ये डिस्कवरी मैंने की है, तो उसका क्लेम डिनाई हो जाएगा। तो इसको कहते हैं पेटेंटिंग करना। तो पेटेंट हो रहे हैं, इसका मतलब इनोवेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जितना आप इनोवेटिव बनोगे उतना ही आप पेटेंट्स डेवलप करोगे। तो पेटेंट्स के मामले में किस स्टेट ने मैक्सिमम नंबर ऑफ पेटेंट्स फाइल करे हैं ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023? ये आपका क्वेश्चन है। फाइनेंशियल ईयर 2023 का मतलब क्या है? 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाइनेंशियल ईयर 2023। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पेटेंट्स की अगर हम बात करें, सो द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेटेंट्स कहां से फाइल हुए हैं? आपका तमिलनाडु से फाइल हुए हैं। अब ये जो रिपोर्ट थी नास्कॉम ने पब्लिश की थी ऑन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। ठीक है, अब ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे किस दिन होता है सर? इट इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन अप्रैल 26। देखिए डेज एंड डेट्स का जो टॉपिक है, डेज एंड डेट्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में, खासतौर से एपीएसएसबी में या एपीपीएससी के भी जो एमसीक्यू वाले एग्जाम्स होते हैं उसमें फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। तो डेज एंड डेट्स मान के चलो जो भी दिखे उसको याद कर दो। ठीक है, करंट अफेयर्स में जो भी डेट दिखे कि हाँ आज ये दिन होता है, आज ये दिन होता है, उसको जरूर याद कर लो, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे पिछले साल पूछ लिया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस दिन होता है ना, तो ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे किस दिन होता है सर आपका? इट इज ऑर्गेनाइज ऑन अप्रैल 26। तो इसका इतना ध्यान रखिएगा। पिछले दशक से ज्यादा, ओवर द लास्ट डिकेड, जो पेटेंट है, द शेयर ऑफ पेटेंट्स फाइल्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया हैज डबल्ड। तो ये तो सर अच्छी खबर है, ज्यादा पेटेंट फाइल हो रहे हैं, इसका मतलब ज्यादा इनोवेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसका ये मतलब है। चलिए, अच्छा सबसे ज्यादा पेटेंट्स किस फील्ड में थे? हेल्थ केयर फील्ड में थे।
essentially around medical imaging, diagnosing, report generation and testing। तो सबसे ज्यादा जो पेटेंट आपको देखने मिले हैं वो हेल्थ केयर फील्ड में देखने को मिले। ऑलराइट, तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 73। मूव करते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है प्रोजेक्ट निम्बस से रिलेटेड। रिसेंटली प्रोजेक्ट निम्बस वाज इन न्यूज। इट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा या फिर एक्स। जो ट्विटर था उसका नाम बदल के अब क्या हो गया, एक्स हो गया। तो अभी प्रोजेक्ट निम्बस न्यूज में था, ये किस कंपनी से रिलेटेड है? गुड इवनिंग मार्शल जी, कैसे हैं आप? काफी टाइम बाद आ रहे हैं, बताइए सर प्रोजेक्ट निम्बस न्यूज में किससे रिलेटेड है? ये अभी थोड़ा सा भी उनके ऑफिस वगैरह में प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे इसलिए न्यूज में आ गया था। वैसे तो प्रोजेक्ट निम्बस नहीं पूछता आपके एग्जाम में, इतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन हाँ इसको लेके काफी प्रोटेस्ट हुई थी। ये प्रोजेक्ट निम्बस किससे रिलेटेड है? गूगल से रिलेटेड है। सीन इसमें क्या है, प्रोजेक्ट निम्बस के तहत गूगल ने एग्रीमेंट किया है अलोंग साइड अमेजोन टू प्रोवाइड एडवांस क्लाउड सर्विसेज एंड एआई कैपेबिलिटीज टू इजराइल। ठीक है, एआई कैपेबिलिटीज और क्लाउड सर्विसेज वो किसको प्रोवाइड कर रहे हैं इस एग्रीमेंट के तहत? इजराइल को। ये 2021 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो इसके बाद अभी जो सिचुएशन चल रही है, जो आपका गाजा में सिचुएशन टेंशन चल रही है, तो उसके बाद जो आपका गूगल के एम्प्लॉइज थे उन्होंने काफी प्रोटेस्ट किया था कि गूगल मस्ट नॉट हेल्प इजराइल, क्योंकि अगर इजराइल की वो मदद करेगा तो वो इजराइल उस टेक्नोलॉजी का यूज करेगा इन गाजा। तो इस वजह से प्रोटेस्ट चल रही थी, तो ये न्यूज में था तो पूछ सकता है, दैट इज अ प्रोजेक्ट निम्बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। हाँ अब देखो मार्शल जी के तुक्के जबरदस्त लगेंगे, तो नहीं समझ में आ रहा तो मार्शल जी जो आंसर लगाए वही आप लोग भी लगा देना, तुक्के सही हो जाते हैं। हाँ देखो आर की जी समझ गए। ऑल राइट, रिसेंटली मेंबर्स ऑफ Shompen tribe has exercised their democratic right for the first time by casting votes. Shompen tribe is associated with which of the following state UTs? ठीक है, एक शॉम्पेन ट्राइब है, तो पहली बार उन्होंने वोट दिया है, तो ये अच्छी बात है सर। जो ऐसी ट्राइब जो बिल्कुल अभी कनेक्टेड नहीं है मेनलैंड इंडिया से, वो भी धीरे धीरे कनेक्ट हो रही हैं, तो उन्होंने भी पहली बार डेमोक्रेसी एक्सरसाइज करते हुए अपना वोट कास्ट किया है। तो सवाल यह है कि जो शॉम्पेन ट्राइब है वो किस स्टेट या यूटी से एसोसिएटेड है, या कह लू किस स्टेट या यूटी से रिलेटेड है? चार ऑप्शन है सर आपका, लद्दाख है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है और चौथा ऑप्शन है आपका केरला। बताइए सर चारों में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो मेजोरिटी आप लोग इसमें क्या कह रहे हैं सर? अंडमान एंड निकोबार, ऐसा ही है। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर इज बिल्कुल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज द करेक्ट आंसर। तो अब शोम्पेन ट्राइब के बारे में देख लेते हैं। दीज आर वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड ट्राइब्स ऑन द अर्थ। डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ग्रेट निकोबार आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप। ठीक है, अंडमान इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड, निकोबार इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड, उनको कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं? अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो अंडमान में भी अलग अलग कई सारे आइलैंड है, तो एक आइलैंड है, सॉरी ये वाला जो आइलैंड है ये निकोबार का, निकोबार में भी कई ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, तो उसका एक आइलैंड है ग्रेट निकोबार आइलैंड, तो उसमें ये लोग बिलोंग करते हैं आपका शोम्पेन ट्राइब। दे आर वन ऑफ द लीस्ट स्टडीड पीवीटीजीज, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इनके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं पीवीटीजीज के बारे में। अब सेंसस 2011 के हिसाब से उनकी जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 229 थी। ठीक है, सेंसस 2011 के हिसाब से। द एग्जैक्ट पॉपुलेशन अभी तक तो नहीं पता, अब जब अगला सेंसस होगा तब हमें उसकी जानकारी मिलेगी। तो ज्यादातर जो आपका ट्राइब के लोग हैं वो अनकॉन्टेक्टेड हैं, रिफ्यूजिंग ऑल इंटरेक्शंस विद आउटसाइडर्स। तो ऐसी बहुत सी ट्राइब्स हैं जो कांटेक्ट नहीं करना चाहती हैं बाहरी दुनिया से, तो उनको कई बार क्या है, वो अलग अलग सेपरेट आइलैंड्स पे रहते हैं, तो उनको वहां पर छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपने तरीके से जिंदगी जी सकें। ठीक है, ये भी आजादी देने का ही एक तरीका है। चलिए, तो ये शॉम्पेन ट्राइब के बारे में ध्यान रखिएगा।
इस तरह के भी क्वेश्चन, ये भी एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होती है कि आपको ट्राइब दे देगा और वो पूछ लेगा ये किस स्टेट से बिलोंग करती है। ये भी एक टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इस तरह के क्वेश्चन जो एपीपीएससी के एग्जाम्स होते हैं स्टेट पीसीएस वाले, उसमें पूछने की चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। रिसेंटली कैग, कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हैज साइंड एन एमओयू विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टू इनहेंस कोलैबोरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग। देखिए हमारे देश में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिनकी इंटीग्रिटी पूरे दुनिया भर में फेमस है। ठीक है, उसमें से एक है आपका कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑटोनॉमस है काफी हद तक, मतलब इंडिया में कई करप्शन केसेस का खुलासा कैग ने किया है। तो इन्होंने क्या है, अभी ऑडिटिंग के जो इनके तरीके हैं तो उसको सिखाने के लिए, अपने तरीके एक्सचेंज करने के लिए किसी एक कंट्री के साथ इन्होंने क्या साइन किया है सर, एक एमओयू साइन किया है। यानी हम उन्हें अपने तरीके सिखाएंगे, थोड़ा उनसे सीखेंगे, तो काइंड ऑफ नॉलेज शेयरिंग के लिए एमओयू साइन हुआ है। तो कैग ने किस कंट्री के साथ ये एमओयू साइन किया है? तो कैग ने सर ये किस कंट्री के साथ एमओयू साइन किया है? रोमानिया के साथ, बल्गारिया के साथ, ग्रीस के साथ या कोसोवो के साथ? चार ऑप्शन है, रोमानिया, बल्गारिया, ग्रीस, कोसोवो। लगाओ सर तुक्का। देखिए एज पर एज अवर गवर्नमेंट इज कंसीडर्ड, एज पर एज द इंडिया इज कंसीडर्ड, कोसोवो को हम लोग सेपरेट कंट्री नहीं मानते हैं। ठीक है, उसको वही सर्बिया का पार्ट मानते हैं। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो कोसोवो तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आपके पास चार ऑप्शन बचे हैं, रोमानिया, बल्गारिया या फिर ग्रीस। ठीक है, बताइए। ग्रीस के भी चांसेस कम ही लग रहे हैं, क्योंकि इससे पिछले महीने ही ग्रीस के साथ काफी मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, डिस्कशन हुआ था, उसमें इस तरह का कोई एमओयू साइन नहीं हुआ था। खैर, करेक्ट आंसर इज बल्गारिया। अब कोई भी कंट्री देखो तो उसकी कैपिटल भी देख लो, कैपिटल इज सोफिया। तो ये आपका सर जो ईस्टर्न यूरोप है उसका मैप है। ठीक है, ये आपका ईस्टर्न यूरोप का मैप है। तो ये कंट्रीज जनरली हम लोगों की नजर से छूट जाती है। जब मैं मैपिंग कराता हूँ, मैपिंग में एक एक कंट्री रटा देता हूँ। ये छोटी छोटी जो कंट्री है ना सर, ये अल्बानिया, फिर इधर आपका क्या कहते हैं, आगे जाओगे तो बोस्निया हर्जेगोविना, तो जो छोटी छोटी कंट्री सब अपन रटा देते हैं। तो यहाँ पर आपका अल्बानिया है, इधर नॉर्थ मैसेडोनिया है, ये आपका ग्रीस है। ठीक है, तो ये इससे लगा है आपका बल्गारिया। बल्गारिया का बॉर्डर शेयर होता है, देख सकते हो, ब्लैक सी से। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका पूरा टर्की है, ये एजियन सी है। इधर आ जाओगे तो आप मेडिटेरेनियन सी है। तो कोई भी कंट्री अगर आप देखो तो बेहतर रहता है अगर आपको उसकी लोकेशन का आइडिया है कि वर्ल्ड में वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो चीजों को समझने में आसानी भी हो जाती है और इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। आठ को एक्चुअली करंट अफेयर्स 9 PM पे ही होता था पहले, लेकिन अभी आपका जैसे अमरजीत सर का क्लास चलता है वहां पर ईटानगर और नाहरलगुन, अभी सर वहां पर मौजूद है, उनका लास्ट बैच चल रहा है। तो आ, तो सर का क्लास आपका एंड होता है तो उनके पास जो जल्दी का टाइम होता नहीं, वरना पहले तो 7 से 8, 8 से 9 मैथ्स रीजनिंग हो जाता था। तो लेकिन वो वहां पर ऑफलाइन क्लासेस की वजह से डिले हो जाता है, इसलिए मैथ्स और रीजनिंग का टाइम अपन ने थोड़ा सा लेट कर दिया है, ताकि ऑफलाइन को भी टाइम मिल जाए, ऑनलाइन को भी टाइम मिल जाए। तो चूंकि अब मैथ्स का लेट हो गया है 10 बजे, तो अब मैं 10 बजे तो करंट अफेयर्स नहीं लूंगा, आधे लोग ऊँगते हुए करंट अफेयर्स के आंसर देंगे। तो अपन ने फिर वो जो करंट अफेयर्स क्लास है इसलिए 7 PM पे शिफ्ट कर लिया है। तो ये एक थोड़ा सा रीजन है क्लास वापस से इधर लाने का। ठीक है, हाँ जी, आरजीयू बटन। ठीक है, कभी बात करेंगे सर आराम से ब्लैक सी से रिलेटेड कंट्रीज की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अच्छा यहाँ पर कैग की बात हो रही थी, तो यहाँ पर सारा मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं कि कैग से रिलेटेड क्या क्या बातें हमारे संविधान में लिखी हैं।
एक तो सर हमारे संविधान का जो आर्टिकल 148 से 151 है वो कैग के बारे में बात करता है, ठीक है। कैग के बारे में पॉइंट्स कहां पर लिखे हैं, अगर पूछ ले कैग के लिए कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, तो 148 से 151 सीधे सीधे बता देना। 148 तो सिंपल ये बोलता है कि कैग अपॉइंट किया जाएगा, उसकी ओथ, कंडीशन, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कैग अपॉइंट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ये सारी चीजें 148 में। फिर 145 डील करता है सर जो कैग की क्या क्या ड्यूटीज एंड पावर्स होंगी। फिर 150 डील करता है कि जो अकाउंट्स होंगे यूनियन और स्टेट्स के वो इस तरह से रखे जाएंगे जो प्रेसिडेंट एडवाइज करेगा, एज अ प्रेसिडेंट में ऑन द एडवाइस ऑफ द कैग प्रिस्क्राइब, ठीक है। तो जो फॉर्मेट होगा अकाउंट का रखने का वो कैग एडवाइस करेगा और प्रेसिडेंट उसको प्रिस्क्राइब करेगा। 151 क्या कहता है, तो 151 में सर दो बातें हैं कि एक तो सर जो यूनियन की रिपोर्ट होगी वो किसको दी जाएगी, प्रेसिडेंट को दी जाएगी, और प्रेसिडेंट उसको कहां रखेंगे, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रखेंगे। कैग के ऑटोनॉमस होने का भी यही रीजन है कि कैग जो है सरकार को रिप्रेजेंट रिपोर्ट नहीं करता, यूनियन गवर्नमेंट को वो अपनी रिपोर्ट देता ही नहीं है, वो अपनी रिपोर्ट डायरेक्ट देता है प्रेसिडेंट को, और वो प्रेसिडेंट अपनी रिपोर्ट किस पे रखते हैं, पार्लियामेंट को पेश करते हैं। स्टेट में भी जो ऑडिटिंग होती है उसके लिए स्टेट का अलग कैग नहीं होता है, यही कैग स्टेट में भी काम करता है, ठीक है। तो जो स्टेट की रिपोर्ट होती है ये वो किसको देते हैं सर, स्टेट के गवर्नर को देते हैं, और स्टेट के गवर्नर उसको किसके पास रखते हैं, स्टेट के लेजिस्लेचर के पास रखते हैं, ठीक है। अगर आप में से किसी को पता हो अभी करंट में कैग का नाम तो मेंशन करिएगा। नेक्स्ट, ये तीन तो सर ये 148 से 151 ये चार तो आर्टिकल कैग से ही रिलेटेड है। इसके अलावा एक आर्टिकल है सर आपका 279, यहां पर भी कैग का डिस्कशन हुआ है। यहां पर लिखा है सर जो नेट प्रोसीड्स की कैलकुलेशन होगी, ये नेट प्रोसीड्स क्या है, जो भी टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं, टैक्स कलेक्ट करने के बाद उसमें थोड़ा बहुत टैक्स कलेक्शन में भी खर्चा होता है, ठीक है। तो टैक्स कलेक्शन के बाद भी जो भी रेवेन्यू आपने जनरेट किया उसमें जो भी खर्चा पानी है वो निकालने के बाद जो पैसा बचता है उसे कहते हैं नेट प्रोसीड्स, ठीक है। तो जो नेट प्रोसीड्स की कैलकुलेशन होगी उसको कौन सर्टिफाई करेगा, कैग सर्टिफाई करेगा, ऐसा लिखा है आर्टिकल 279 में। और कुछ जिक्र थर्ड शेड्यूल में भी आया। थर्ड शेड्यूल में तो सर आपको पता ही है अफर्मेशन एंड ओथ्स हैं, तो उसमें कैग की भी ओथ लिखी हुई है। सिक्स शेड्यूल में भी जिक्र आया है। सिक्स शेड्यूल किससे रिलेटेड है, ये ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है, मेनली जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, है ना, ठीक है, वहां पर ऑटोनॉमस काउंसिल्स बनाने के लिए आपका सिक्स शेड्यूल बनाया गया है। तो यहां पर ये कहता है कि जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है या रीजनल काउंसिल बनाई जाती है, तो उसका जो फॉर्मेट है शुड बी कैप्ट इन सच फॉर्म एज द कैग प्रिस्क्राइब्स विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। और इनकी जो ऑडिटिंग होती है, ठीक है, ये जो काउंसिल है इनकी भी ऑडिटिंग कौन करेगा, कैग करेगा। तो इनकी जो ऑडिटिंग होता है, अकाउंट आर ऑडिटेड इन सच मैनर्स एज कैग में थिंक फिट, एंड द रिपोर्ट्स रिलेटेड टू सच अकाउंट्स shall be submitted to the governor who shall cause them to be led before the council। यानी यहाँ पर जो किस तरह से ऑडिटिंग की जाएगी, जो आपका ऑटोनोमस काउंसिल है, कैग नहीं कर रहा है इसमें, कैग क्या है वो प्रोसीजर बता रहा है काउंसिल को कि किस तरह से आपको ऑडिटिंग करनी है। फिर वो जो रिपोर्ट है वो गवर्नर को दी जाएगी और गवर्नर उस रिपोर्ट को काउंसिल के सामने प्रेजेंट करेगा, ठीक है। हाँ, करेंट कैग इज जीसी मुर्मू, ठीक है। तो ये लाइन ध्यान रखना, these accounts are audited in such manner as CAG may think fit, and the reports relating to such accounts shall be submitted to the governor who shall cause them to be led before the council। चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। थर्ड शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल। चलिए, तो यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। तो ये कुछ आर्टिकल्स से जहां पर कैग का डिस्कशन हुआ था, तो मैंने लाओ एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपका आर्टिकल वाला जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा सा इस बहाने आप पढ़ भी लोगे। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप।
हाबू जी क्या दिक्कत है? देखिए ये लाइव क्लास चलता है ना, इसमें और भी स्टूडेंट्स होते हैं, तो मतलब अगर डाउट है तो आप डायरेक्ट डाउट पूछो ना। अब आप बोल रहे हो क्लियर नहीं है, फिर मैं वेट करूंगा, फिर आप रिप्लाई दोगे। ठीक है, तो आप अपना वैसे मैसेज छोड़ दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाकी कोई भी डाउट होने से डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। हाबू जी आपको अपना टाइप कर दीजिए डाउट। ठीक है। Recently, which of the following Indian Navy ship has participated in maritime partnership exercise with UK littoral response group? ठीक है, मतलब जैसे अपने यहाँ कोस्ट गार्ड वगैरह होते हैं, इस तरह से उनके भी कोस्टल बाउंड्रीज वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए एक यूके लिटोरल रेस्पॉन्स ग्रुप है। तो इंडियन नेवी शिप हैज पार्टिसिपेटेड विद यूके लिटोरल रेस्पॉन्स ग्रुप। तो इसमें से कौन सा जो शिप है उसने पार्टिसिपेट किया था? आईएनएस कलवरी, आईएनएस सतपुरा, आईएनएस सह्याद्री या आईएनएस कमोरता? हाँ जी सर बताइए, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में। वेल इसका आंसर जो है, इसका आंसर है आईएनएस सह्याद्री। ठीक है, आईएनएस सह्याद्री। ये है क्या सर? इट इज ए फ्रिगेट। फ्रिगेट भी एक तरीके के वॉरशिप होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के शिप होते हैं। कोई एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, कोई डेस्ट्रॉयर होता है, कोई फ्रिगेट होता है। तो अलग अलग कैटेगरीज होती है। एक होती है आपकी फ्रिगेट। फ्रिगेट में भी अलग अलग क्लासेस होती हैं। तो एक क्लास है सर आपकी शिवालिक क्लास। ठीक है, शिवालिक क्लास में तीन आपका वॉरशिप है, एक तो शिवालिक है, एक सतपुरा है, एक सह्याद्री है। तीनों माउंटेन रेंजेस के नाम पर है, शिवालिक, सतपुरा, सह्याद्री। तो इसमें पार्टिसिपेट किसने करा था इस एक्सरसाइज में? आईएनएस सह्याद्री ने करा था। ठीक है, चलिए मूव करते हैं सर अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 78। 78 एक मिसाइल का नाम दिया है, रॉक्स और क्रिस्टल मेज 2। ठीक है, ये एक मिसाइल है। अब ये पूछा है सर कौन सी मिसाइल है? सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस, एंटी सैटेलाइट मिसाइल। चार ऑप्शन दिए सर, करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 78, रॉक्स और क्रिस्टल मेज 2 अभी न्यूज में है। चार ऑप्शन दिए, कौन सी मिसाइल है? सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस, एंटी सैटेलाइट। हिंट दे देता हूं, एयरफोर्स ने भी इसको टेस्ट किया था। ठीक है, अब तो बता दोगे सर, अगर एयरफोर्स इसको टेस्ट कर रहा है तो कौन सी मिसाइल होगा? हाँ जी सर बताइए। करेक्ट आंसर इज एयर टू सरफेस मिसाइल। ठीक है, अभी इंडियन एयरफोर्स ने इसको टेस्ट किया था। ये मिसाइल कहां से आई है सर? ये इसराइल में डेवलप हुई मिसाइल है। ठीक है, इट इज एन इजरायली ओरिजिन एयर टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। ये इसकी खास बात ये कि जो जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट, मतलब जहां पर जीपीएस काम नहीं कर रहा है, मान लो जैमर्स वगैरह लगा रखे हैं, तो जहां पर जीपीएस काम नहीं कर रहा है, और वो एरियाज जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं ना, तो जो एयर डिफेंस सिस्टम से भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, वहां पर भी ये मिसाइल काम कर सकती है, वहां पर भी पेनिट्रेट कर जाती है। तो इस मिसाइल का नाम है क्रिस्टल मेज 2, या फिर इसको कहते हैं रॉक्स। इजरायली ओरिजिन मिसाइल है, इसको भी एयरफोर्स ने टेस्ट किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 79। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट? ठीक है, अभी तक की हमारी लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट डेवलप की गई है इन द कंट्री फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट 7.62 आर आरएपीआई लेवल 6 ऑफ बीआईएस 51705 एम्यूनिशन। मतलब ये वो बता रहा है कैटेगरी, जो आपका गोली होगी, जो वेपन होगा, जो एम्यूनिशन होगा, इस लेवल तक के एम्यूनिशन को वो झेल जाएंगे। ठीक है, अब उसमें इतनी डिटेलिंग में नहीं जाना है, बस ये ध्यान रखना है लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई गई है, तो किसने डेवलप की है, ये आपका क्वेश्चन है। एआरडीई, डीएमएसआरडीई, एनपीओएल या डीईएल? चार ऑप्शन है, इनमें से किसने आपका लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट डेवलप की है? सबसे लंबा लंबा नाम का तुक्का। एग्जाम में भी मिलेगा सर, एग्जाम में भी हिंट मिलेगा ईश्वर की तरफ से, अच्छे से पढ़ के जाओगे आप तो। करेक्ट आंसर है सर डीएमएसआरडी।
सबसे लंबा नाम यही था क्या? हाँ, डीआरडीओ की ही ये संस्था है सर। डीआरडीओ की ही संस्था है, डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, डीएमएसआरटीई, कानपुर। ठीक है, कानपुर में है सर ये आपका स्टैब्लिश। तो इट हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड द लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट इन द कंट्री। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 79। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। Recently, which of the following organization has celebrated its silver jubilee on 19th April 2024? SIDBI, SEBI, IRDAI या फिर PFRDA? Which of the following organization has celebrated its silver jubilee on 19th April 2024? SIDBI, SEBI, IRDAI या PFRDA? पीटर जी, डीआरडीओ की ही स्टैब्लिशमेंट है ना वो। ऑप्शन में डीआरडीओ कहाँ था? वो जो आपका वो ऑर्गेनाइजेशन है वो डीआरडीओ का ही हिस्सा है। तो इनमें से किस संस्था ने 25 ईयर सेलिब्रेट किए? थोड़ा अगर सोचो सर, इनमें से किसने किए होंगे। मैंने पिछली क्लास या उससे पिछली क्लास में जिक्र किया था एक संस्था का, उसका कानून 1999 में बना था। तो 1999 से 2024 25 साल हो रहे हैं। कौन सी वो संस्था है? IRDAI। ठीक है, कौन सी संस्था है सर? IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसका कानून है IRDA एक्ट 1919। पहले उसका नाम IRDA था, आगे चल के उसमें आई बाद में जोड़ दिया गया। देखो, जब भी IRDAI का जिक्र करो तो तीन संस्थाएं हमेशा ध्यान रखो। एक तो IRDAI, एक सेबी, एक RBI। ठीक है, मिलती जुलती हैं। IRDAI इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेट करती है, सेबी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, RBI आपका बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करती है। ठीक है, तो तीनों की अपनी अपनी रेगुलेटर्स हैं, इनके नाम ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, तो ये बहुत ही सब आसान सवाल होगा अगर आता है तो। वैसे भी इकोनॉमिक्स के सवाल आपके एग्जामिनेशंस में कम ही पूछे जाते हैं, तो अब उनमें भी अगर सर आप गलत कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आएगा तो बहुत सिंपल होगा, तो मेक श्योर ये सिंपल सिंपल सवाल आप मिस ना करो। ठीक है सर, चलिए। बाकी सारा मेंशन है, हेड ऑफिस हैदराबाद वगैरह है, और जो भी एक बार इसको पढ़ लेना क्या क्या इसके फंक्शंस है, दैट्स इट। बाकी मेन चीज जो ध्यान रखनी वो यही ध्यान रखना, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन और ये किसका काम करते हैं। ठीक है, चलो जी। तो ये हो गए सर आज के क्वेश्चन, आज इतना ही रखेंगे। इसके आगे फिर हम लोग जो अगले क्वेश्चन है अगली क्लास से करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं सर अगली क्लास में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। पीडीएफ का जो लिंक है मैं पहले भी बता चुका हूँ, यूट्यूब पे नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे सर इसकी वीडियो अपलोड होती है, उसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। ये फेसबुक में जा रही है, फेसबुक की वीडियो में भी ये जो डिस्क्रिप्शन उसमें भी लिंक है, वो कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं सर अगली क्लास में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।